Hello friends, my name is Jasmine and I am back with revision of another video that is audit of NBFC। ये चैप्टर भी अपनी अलग वेटेज रखता है। मोर ओवर ये अभी तक 2 बार एग्जाम में आया है न्यू सिलेबस में, तो बट फिर भी आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे हम जो कवर करेंगे साथ साथ मार्क करवाती रहूँगी ताकि आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन में वो हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन आप एक बार इसकी रीडिंग दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट और एक एक्सपोजर टू रिस्क इसका होता है, बट ये इतना ज़्यादा रिस्क नहीं देती जितना बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को। अब मतलब जहाँ यहाँ पे एनपीए के केसेस कम होते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी क्या होता है। आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक कंपनी की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो काम करता है डिपॉजिट रिसीव करने का और ऐसे अरेंजमेंट लैंडिंग और डिपॉजिट्स का ये काम करता है। ठीक है, कुछ ऐसे जो प्रीवियस अप्रूवल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, उनको भी हम एनबीएफसी कंसीडर करेंगे। तो ये एक वाइडर डेफिनेशन का स्कोप है। तो देन नेक्स्ट इज एनबीएफसी। अब इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं ये अपना रिसोर्सेज है ना वो डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते सेवर से। इंस्टेड ये ऐसे पैसे ऑब्टेन करते हैं और आगे उनको इन्वेस्ट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों की सेविंग्स को, और जैसे इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट का सोर्स हो सकता है या फिर उनका इंश्योरेंस का सोर्स हो सकता है। तो उनको हम बोल देते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस। अब मोर ओवर एनबीएफसी को हम कंसीडर करने के लिए क्या उसकी 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस उसको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो पहला है 50% जो उसकी फाइनेंशियल असेट्स होनी चाहिए वो मोर देन 50% होना चाहिए देन द टोटल असेट्स, और इसको हम नेट ऑफ लेंगे इंटेंजिबल असेट्स का। तो दिस पॉइंट वाज नॉट प्रेजेंट इन अर्लियर दैट हमारा जो था मॉड्यूल था उसमें नहीं था। और इनकम का नेक्स्ट पॉइंट है वो भी मोर देन 50% होना चाहिए ग्रोस इनकम के रिगार्डिंग। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो इसे एनबीएफसी हम कंसीडर करेंगे और ये आरबीआई से इसको रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। नेक्स्ट इज आरबीआई के रजिस्ट्रेशन लेन, ये सेक्शन आप यहाँ पे याद कर लेना, सेक्शन 45 1A ऑफ द आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997। देन अब जब भी किसी एनबीएफसी को अपना कमेंस करना है, एनबीएफसी का काम मतलब अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी उसकी वो होनी चाहिए और या अपना कैरी ऑन ही करना है वो बिजनेस, तो उसे 2 कंडीशंस को फुलफिल करना रिक्वायर्ड है। 2 कंडीशंस क्या है, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेगा आरबीआई से, और दूसरा जो उसकी नेट ऑन फंड्स हैं वो उसकी होनी चाहिए 2 करोड़। यानी पहले जो ये कंडीशन थी वो 25 लाख थी, लेकिन आफ्टर द अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिश हो रही है ऑन और आफ्टर 21 अप्रैल 1999 तो उसको अब रिक्वायर्ड है 2 करोड़ की नेट ऑन फंड, क्योंकि इनका स्कोप बहुत बढ़ गया है। तो यही यहाँ पे बातें की गई हैं। आरबीआई अब जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है एनबीएफसी को, उसको प्रूडेंशियल नॉर्म्स के रिगार्डिंग आप कैसे काम करेंगे, क्या आपकी इनकम रिकॉग्निशन, ये सब होना चाहिए। और ऑडिटर्स को भी ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी नॉन कंप्लायंसेस हो गए तो हमें रिपोर्ट करना, और उनके रिगार्डिंग वेरियस मेथड्स इशू करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, उसका कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। अब एनबीएफसी के रिगार्डिंग क्या है कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंगेज इन द, ये सारी कंपनीज के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं कि एनबीएफसी का क्या डील होता है। एनबीएफसी मैंडेटरी टू रजिस्टर अंडर आरबीआई है, वी नो दैट। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई आर कैटेगराइज एज फॉलोज। तो ये 3 बेसिकली कैटेगरी हैं in terms of deposit acceptance and otherwise into deposit and non। अगर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के बेस पे डिवाइड किया, एक तो होगी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और एक होगी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। अब जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज होती हैं उनको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है, एक है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर वेरियस आगे प्रोविजंस कैसे अप्लाई होते हैं वो हम देखेंगे, टाइम पीरियड के कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। देन बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो वो कंडक्ट कर रही हैं, तो मेनली यही है, एक है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और नॉन डिपॉजिटिंग वाली के भी आगे 2 पार्ट्स हैं। देन उनकी काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रही हैं, मेनली ये सभी कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन एनबीएफसी, एनबीएफसी कंपनी एमएफआई, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि इस पॉइंट के आगे इसके कई जगह से इसको प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया गया है। देन एनबीएफसी फैक्टर एंड एनबीएफसी जो है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये थी टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। अब एनबीएफसी आर आइदर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो उनके आगे जस्ट हम एक नाम के एनबीएफसी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, अगर जो वो नॉन डिपॉजिट है तो हम उसे डिनोट करते हैं एनबीएफसी एनडी से। चलिए आगे। अब ये स्पेसिफिकली आप याद कर लेना क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आरबीआई रजिस्ट्रेशन से जिनको एग्जम्प्ट किया गया है। वो कौन सी हैं एग्जम्प्टेड कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस, आपको मेनली ये सब यहाँ पे याद करने हैं। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं जो जिनको सेबी चलाता है, कंपनीज एंगेज विद द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरिंग या फिर सब ब्रोकरिंग जो सेबी रन करता है वही, वेंचर कैपिटल फंड, निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज। कुछ इनमें से आप यहाँ पे आप नाम याद कर सकते हो। अल्टरनेट फंड इन्वेस्टमेंट। देन डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज क्या होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स यहाँ पे आईसीएआई ने न्यू ऐड किए हैं इस स्टडी मैट में। एनबीएफसी लेंड कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, हेंस देयर एक्टिविटीज वैसे तो बैंक जैसी ही हैं बट कुछ केसेस यहाँ पे हैं डिफरेंसेस की। क्या है देखो, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता लेकिन हाँ कुछ एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट के ऊपर। नेक्स्ट इज एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, एक तरीके से एनबीएफसी कोई जो है पेमेंट सिस्टम यानी कोई चेक्स वगैरह इशू नहीं कर सकते, ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते, कोई चेक्स इशू नहीं कर सकते लेकिन बैंक कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट डीआईसीजीसी जो हमारे बैंक्स के पास जो पावर होती है वो यहाँ पे एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी, यानी इनके लिए कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, जिसको भी चाहे लोन ग्रांट कर सकते हैं, कोई ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर या कुछ यहाँ पे ऐसा डिफाइंड नहीं होता। देन कम्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब हर एनबीएफसी को प्रूडेंशियल नॉर्म्स या जो मास्टर डायरेक्शंस है वो फॉलो करना जरूरी होता है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो कंपनीज बताई गई हैं इनको क्या है, एक मार्जिन जो है शैल मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्ट बनानी पड़ेगी, वो है 15% की, ठीक है। दोनों को मिला के टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल को मिला के इनकी यानी जो कैपिटल होगा 15% ऑफ द दो होगा, एक तो ऑन बैलेंस शीट आइटम्स का, एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का। ऑन बैलेंस शीट का तो वो एक तरीके से हम परसेंटेज बेस से रिस्क दे देंगे, हमारी जो भी ऑन बैलेंस शीट आइटम्स में जो भी चीजें होती हैं उनको रिस्क वेटेड एसेट से परसेंटेज ग्रांट कर देंगे। और नॉन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में हम देखेंगे रिस्क एडजस्टेड वैल्यू देखेंगे। पर यहाँ पे एक इंटरनल जो है रिक्वायरमेंट डाली है वो है टीयर 1 जो होता है वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। इन कंबाइन दोनों 15% से कम नहीं होने चाहिए लेकिन टीयर 1 10% से कम नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट एक एनबीएफसी जो कि गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन ग्रांट करते हैं उनको मिनिमम जो टीयर 1 कैपिटल होती है वो 12% रिक्वायर्ड होती है। अब हम गोल्ड ज्वेलरी का वही बात है, अगर उनकी फाइनेंशियल असेट्स गोल्ड ज्वेलरी वाले बिजनेस अगर 50% से ज़्यादा कंप्राइज करते हैं तो हम उसे गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन डिपॉजिट टेकिंग हम एनबीएफसी उसे डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी कंप्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें बताई गई हैं, हम जो रिस्क डिनोट करते हैं वो फिक्स्ड असेट्स को हम 100 डिनोट करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस में हमें कोई भी रिस्क नहीं होता तो उसे हम 0 डिनोट करते हैं उसका रिस्क। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेबल प्रोवाइडेड है जिसमें वेरियस परसेंटेज वेट का रिस्क बताया गया ऑन बैलेंस शीट आइटम्स का। कुछ आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस 0 है और यहाँ पे कुछ फिक्स डिपॉजिट्स का। जस्ट इसको एक रीडिंग दीजिएगा क्योंकि दिस कांट बी लाइक लर्नड, और इसे हम कुछ पॉइंट्स के इसके जो हैं वो याद कर सकते हैं जस्ट इन दैट केस। नेक्स्ट आता है इनकम रिकॉग्निशन। अब इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग हमें ऑडिटर भी इस चीज़ को ध्यान रखेगा और एनबीएफसी भी ध्यान रखेगा कि जो हमारे एनपीए होते हैं उसको हम अक्रूवल बेस पे
रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उनकी इनकम को हम एक्रूअल बेस पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे रियलाइज बेस पे ही, ठीक है, व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। अब एसेट क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये हर एनबीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट एमएफआई। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एसेट क्लासिफिकेशन भी एनबीएफसी एमएफआई के ऊपर नहीं लिखता, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देन अब एनबीएफसी भी क्या करते हैं इन केसेस में, ऐसे ही ये अपने एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। देन क्लास ऑफ एसेट्स रेफर टू नो, अब तब तक उसको अपग्रेड नहीं करेंगे जब तक वो कंडीशंस ऑफ अपग्रेडेशन को फुलफिल ना कर लें। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसमें कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट नहीं हुई है। सब स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अगर 18 मंथ्स से एक्सीडिंग नहीं हो रहा, नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, अगर कोई एसेट एनपीए में थी तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये है इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी। अब यहाँ पे पहले जो होता था वो 12 मंथ्स होता था, लेकिन अब ये 18 मंथ्स है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ 18, देखो 18 मंथ्स तो है हमारा नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी के केस में है हमारा 18 मंथ्स। जो हमारा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज है उसके रिगार्डिंग है हमारा 12 मंथ्स। तो इसके रिगार्डिंग एक्सीडिंग 12 मंथ्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये है हमारा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए और नॉट एक्सीडिंग ये, और ये है हमारा नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए। द नेक्स्ट इज असेट्स वेयर द टर्म ऑफ अग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कुछ भी अगर हमारा अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उसको, वही बात है, हम उसको सबस्टैंडर्ड डिनोट कर देते हैं। अब डाउटफुल क्या होती है, डाउटफुल असेट शैल मीन टर्म लोन, कोई लीज, हमारा हायर परचेज या कोई भी ऐसी अनदर असेट जो सबस्टैंडर्ड रहे एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। हमने वहां पे देखा था अगर 18 मंथ से कम रहता है तो वो सबस्टैंडर्ड रहता है, 18 मंथ से ज्यादा हो जाए तो वो डाउटफुल में आ जाता है। और इनके रिगार्डिंग बस वही है जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट थे उसके रिगार्डिंग हम 12 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे देखेंगे। अब लॉस असेट्स यहाँ पे क्या होती हैं, लॉस असेट्स मींस एन असेट व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लॉस एप्लीकेबल, जो भी हमने एनबीएफसी ने अगर कुछ ऐसी आई कि यार इस पार्टी से अब पैसा नहीं आएगा तो इसे हम लॉस असेट ही मान लेंगे, या जैसे हमने एनबीएफसी ने बता दिया कुछ ऐसी कंडीशंस लग रही थी, या कुछ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने बता दिया हमें कि नहीं आएंगे, इंस्पेक्शन हुई तो वो टू द एक्सटेंट इट इज नॉट रिटन ऑफ बाय द एप्लीकेबल एनबीएफसी, या तो इसे राइट ऑफ करते हैं या हम इसके ऊपर 100% प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। एन एसेट जिसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, पोटेंशियल थ्रेट वगैरह जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो एडवर्स इफेक्ट है जिसका, उसको भी हम लॉस असेट आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करते हैं एमपीए में। यहाँ पे आपको जो बेसिकली जो टाइम याद करने हैं वो 2 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग याद करने हैं, एक तो है 6 मंथ्स और एक है 3 मंथ्स, ठीक है। जो भी आप सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते जाएंगे ना वो होगा नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज के लिए होता है, एनबीएफसीज के लिए होता है। बाद में जो अलग से प्रोविजन डाल के लिखा गया होगा वो होगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए। तो जो यहाँ पे 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है वो है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए, और जो ये है 3 मंथ्स वाला है वो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड जो भी है नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाले के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट देखते हैं यहाँ पे एनपीए हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एनबीएफसी जो है एनपीए किसको रिकॉग्नाइज करेगी। अगर कोई एसेट है जो जिसका इंटरेस्ट ओवरड्यू रहता है अगर 6 महीने से ज्यादा, कोई लोन है जिसका लोन के साथ साथ यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट जो है वो भी अनपेड रहता है 6 मंथ्स के साथ, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई, या कोई डिमांड लोन है, कोई कॉल लोन है जो भी ओवरड्यू रहता है 6 मंथ या उससे ज्यादा के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है अगर कोई बिल ऐसा था वो भी ओवरड्यू रहता है 6 मंथ से ज्यादा के लिए, कोई इंटरेस्ट है, कोई हमने डेट का इंटरेस्ट या कोई इनकम है, कोई रिसीवेबल्स हमारे पास आनी थी वो भी 6 मंथ से ज्यादा के लिए पेंडिंग रहती है तो वो भी हम 6 मंथ्स का क्राइटेरिया तो उसको एनपीए बना देंगे। अगर कोई और भी ड्यूज ऑन द अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ असेट या फिर सर्विसेज रेंडर्ड, कोई भी हमारा पैसा आना था, रिम्बर्समेंट होनी थी एक्सपेंसेस की, कुछ भी अगर वो भी ओवरड्यू रह जाती है 6 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए, तो जो हमारा नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं तो उसके लिए वो एनपीए कंसीडर हो जाएगा 6 मंथ्स और मोर पीरियड के लिए, ठीक है। जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया होता है 3 मंथ्स का। तो यानी हमें यहाँ पे बेसिकली 2 ही टाइम्स याद करने हैं,
एक यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, यानी एक यहाँ पे अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए, हम जो चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनपी के लिए वो पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए। सिस्टमेटिक के लिए तो हर चीज ही 3 मंथ्स है, नॉन सिस्टमेटिक के लिए मोस्ट ऑफ द चीजें 6 मंथ्स है। सिर्फ एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम जो टाइम लिमिट पढ़ेंगे वो है 12 महीने। अगर वो लीज रेंटल या हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अगर ओवरड्यू रहती है मोर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर, तो वो नॉन सिस्टम, ये हम पढ़ रहे हैं नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, तो वो रहेगा 12 महीने। लेकिन सिस्टमेटिकली है तो उसके लिए वही पीरियड 3 मंथ्स और मोर रहेगा। तो मैंने आपको वही बताया, इसको इजी तरीके से याद करने का तरीका यही है। सिस्टमेटिक के लिए सब कुछ ही 3 महीने का पीरियड है, नॉन सिस्टमेटिक के लिए 6 महीने है मोस्ट ऑफ द पीरियड। सिर्फ एक चीज लीज रेंटल या हायर परचेज इंस्टॉलमेंट बनती है तो वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है। लास्ट है, अगर मान लो उस बंदे को हमने सेम पार्टी को सेम बोरोवर को कुछ और भी लोन्स दे रखे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी वो एनपीए हो जाएगा। ये तो हम बैंकिंग में भी ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। अब आता है प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स, ये भी नहीं लगती हैं हमारी एनबीएफसी एमएफआईज के ऊपर, जैसे इनकम रिकॉग्निशन नहीं लगती थी। अब इसमें हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि इनको क्या होता है, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। अब जो लॉस असेट्स है या तो उसे राइट ऑफ कर दो, बट किसी केस में अगर अब वो राइट ऑफ नहीं कर रहे तो उसको 100% उसका आउटस्टैंडिंग यानी प्रोविजन बना दो। नेक्स्ट है डाउटफुल असेट्स के रिगार्डिंग में 100% प्रोविजन बनता है, बट इसको हम किसी तरीके से बनाते हैं, एक रियलिस्टिक बेस लगा के चलते हैं। अगर वो अप टू 1 ईयर है तो 20% का बना दो, 1 to 3 ईयर्स में 30% और बना दो, मोर देन 3 ईयर्स होगी तो 50%, ऐसे करके 100% पूरा बन जाता है। सब स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग हम 10% बनाते हैं। यस, ये प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स आपको याद करनी है और इसको याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, मेन जो एनपीए के प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात आती है वो सब स्टैंडर्ड, लॉस और डाउटफुल के ही रिगार्डिंग बनाएंगे। एक माइंड में अपने माइंडसेट बना लेना। जो सब स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग 10% है, डाउटफुल और लॉस के रिगार्डिंग 100% है। डाउटफुल को आप पहला साल तक, पहले 1 से 3 साल तक, मोर देन 3 तो 20, 30, 50 तक हम लेके चलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड असेट की क्या बात चल रही है, इसके रिगार्डिंग भी हमने प्रोविजन बनाना है। ये जस्ट हम एक फॉर्मेलिटी टाइप प्रोविजन बनाते हैं और अपनी बैलेंस शीट में हम इसको अलग से दिखाते हैं सेपरेटली, इसको नेट ऑफ नहीं करते। ठीक है, ये क्या बात यहाँ पे करते हैं, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम बनाएंगे 0.40% बनाएंगे, और जो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम बनाएंगे 0.25%। तो ये बात आपको याद रखनी है। किस अमाउंट का बनता है, यू वेरी वेल नो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी है। ये बात जो मैंने आपको बताई कि इसको हम नेट ऑफ नहीं करते ग्रॉस एडवांसेस के साथ, इसको सेपरेटली कॉन्टीजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड असेट्स दिखाते हैं बैलेंस शीट में। अब आते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स हमारी पूरी ऑडिट के अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले तो यार उसका बिजनेस समझो क्या है, उसके बिजनेस को समझो, इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगा रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो सब में आते हैं, देन हम फर्दर अपने पॉइंट्स के साथ प्रोसीड करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे बिजनेस को समझने के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे आप पूरे टॉपिक में यही देखोगे, एमओए एओए पढ़ो, उसके साथ उसका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस को पहचान लो, क्योंकि यही है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। जब आपको पता चल गया ना कि उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है तो आपको इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि वो एनबीएफसी किस टाइप का है। तो फिर उसके ऊपर सारा रास्ता तो बना ही रखा है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो है कि किन के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको फुलफिल करना ईजी होगा। क्योंकि मेमोरेंडम में भी हमारे टाइप ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्कोप बहुत वाइड होता है हमारा एमओए का, तो हमें कुछ होस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, फ्यू सिलेक्ट आइटम्स को सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर केयरफुल स्टडी करेगा। इसके रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट तो ये हमने देखा एमओए एओए को पढ़ेगा, दूसरे वो पढ़ेगा मिनट्स को, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, कमेटी मीटिंग्स को देखेगा, और तीसरा पॉइंट वो क्या करेगा, डिस्कशन करेगा टॉप लेवल के लोगों के साथ, ताकि वो पढ़ पाए, समझ पाए क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यू रखता है, ताकि हम प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका एडिकेट है या नहीं, और यहाँ पे आप याद कर लेना डीओटी, डिजाइंड है या नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, थ्रू आउट द ईयर है या नहीं, डिजाइंड है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है या नहीं इफेक्टिवली, एंड थर्ड इज थ्रू आउट द पीरियड या थ्रू आउट द ईयर।
तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात आती है, वहां पे हमारा दूसरा सिस्टम क्या आता है, अकाउंटिंग सिस्टम। तो एडिकेट अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हों, ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। देन नेक्स्ट, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। तो आप ये सब पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना, यू वुड गेन मार्क्स श्योरली। अब रजिस्ट्रेशन हमने देखा 45(1) ने जो है आरबीआई एक्ट का, वो हमें बताता है यहाँ पे दो ही कंडीशंस है, वही सीओआर एंड नेट ऑन फंड्स की। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिखनी है आपको कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, और वो उनकी जो है नेट ऑन फंड्स की कंडीशन 2 करोड़ मेंटेन करके रखनी है बिजनेस शुरू करने के लिए। अब ऑडिटर को क्या करना होगा, कॉपी ऑफ सीओआर उसको ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आरबीआई ने उसे ग्रांट की थी, एनबीएफसी से हम वो कॉपी रिसीव करेंगे। अगर किसी केस में अभी तक रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई ग्रांट लेने के लिए एप्लीकेशन तो फाइल की होगी, तो हम एप्लीकेशन की कॉपी ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। ऑडिटर को बस यही वेरीफाई करना है कि जो ड्यूअल कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं, ये उसको चेक करना है। एवरी एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट होल्ड करता है, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग है, ठीक है, तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है स्पेसिफाइड परसेंटेज। आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा इश्यूज भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या है, आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया कि आप रिपोर्ट क्या करोगे, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट हो रही है या नहीं, कि क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। तो ऑडिटर यही चीजें चेक करता है कि क्या ऑडिटर का काम क्या है। यहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी या नहीं, प्रिस्क्राइब लिक्विड असेसमेंट, दूसरा क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल हो रही हैं या नहीं आरबीआई के साथ। तो ऑडिटर यहाँ पे यही पॉइंट्स को चेक करेगा। नेक्स्ट सब जो आता है वो है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन। जो भी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्या डायरेक्शंस हैं। ऑडिटर को असरटेन करना होगा कि कंपनी क्लासिफाइड प्रॉपरली हुई या थी या नहीं। अगर मान लो हैज नॉट बीन क्लासिफाइड एज मतलब आरबीआई ने उसे क्लासिफाई नहीं किया कि वो डिपॉजिट टेकिंग है, और फिर भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो एक तरीके का ये ऑफेंस होता है, ठीक है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी विल हैव टू बी डिटरमाइंड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। अभी तक मान लो अभी तक वो क्लासिफाइड ही नहीं थी, तो ऑडिटर यहाँ पे केयरफुल स्टडी कंसिडरेशन करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म देखेगा, एमओए देखेगा, ये सब के बाद वो डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यही मैं आपको कह रही थी जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। देयर आफ्टर इट मस्ट बी एसर्टेन्ड जो कंपनी ने कंप्लाई किया या नहीं, कि उन्होंने पैसे को मोबिलाइज कैसे किया, एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। ऑब्वियसली आप सब इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी हेडिंग से ये फ्रेम अप हो सकता है क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक को। चलिए, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है वो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से। तो आपको इजी होगा, मैं आपको इसका मीनिंग डिस्क्राइब कर देती हूँ, तो आप इसको फर्दर रीड अप कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो अब ये इन्होंने एनबीएफसी ने भी अब हमारा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो इनको भी एक तरीके की क्रेडिट स्कोर मिलेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनको स्कोर देगी, ठीक है, कि आप कितनी सीलिंग, एक तरीके से लिमिट लगा देगी, कितनी लिमिट आप ऑफ पब्लिक यानी कितनी क्वांटिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट्स की, ठीक है। उसकी कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग जो भी उसको मिलेगा एनबीएफसी को, वो ऑब्टेन करेंगे और चेक करेंगे। ऑडिटर का यही काम है, हम चेक करेंगे कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट जो किए थे इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो हमें लिमिट प्रिस्क्राइब की थी उसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं। अगर मान लो कुछ भी अपडेशंस या कुछ ऐसे डाउनग्रेडिंग या कोई अपग्रेडेशंस हो रही है हमारी क्रेडिट रेटिंग, तो ऑडिटर देखेगा कि एनबीएफसी ने उसके साथ कंप्लाई किया है या नहीं, यानी साइमल्टेनियसली उसने अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स को इंक्रीज या रिड्यूस किया है या नहीं, ठीक है। और एनबीएफसी इंश्योर करेगा कि उन्होंने सेम चीज आरबीआई को इन्फॉर्म कर दी है इन राइटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर। अब कुछ ऐसा पॉइंट आता है, अब मान लो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमें इतना डाउनग्रेड कर दिया कि हम मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से भी गिर गए। तो एनबीएफसी को एक इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी होने के साथ उसको क्या रेगुलराइज करना होगा, जो भी उसका एक्सेस डिपॉजिट था भाई अब वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट का करना पड़ेगा। देखो, ना तो फ्रेश डिपॉजिट लो, ना पुरानियों को रिन्यू करो, जो एग्जिस्टिंग थी उसको मैच्योरिटी पे यानी एक तरीके से रिडीम कर दो, उनकी मैच्योरिटी वैल्यू ले आओ, ठीक है। ना फ्रेश एक्सेप्ट करो ना रिन्यू करो, मैच्योरिटी पे ले आओ जो एग्जिस्टिंग हमारे डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। और जो आरबीआई को हमने रिपोर्ट करनी है अपनी पोजीशन की, वो हम 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज में हम जो भी हमारा रीजनल ऑफिस जहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है
कि हम कुछ भी कोई भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट को हम रिन्यू नहीं कर सकते जब तक हमें वॉलेंट्री कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब जो पॉइंट आता है वो है हमारी एक तरीके से जो हमने पे करनी थी, यहाँ पे क्या क्या पे करना होता है। एक तो हमने इंटरेस्ट पे करना है, एक ब्रोकरेज या फिर जो हमारा कमीशन या कोई इंसेंटिव वाला एजेंट्स को पे करते हैं वो हमने एक्सेस में पे नहीं करनी, ये हम ऑडिटर ध्यान रखेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि एनबीएफसी ने ना तो कोई ऐसी एक्सेप्ट किया है या रिन्यू की है कोई भी ऐसी डिपॉजिट, अगर करनी पड़ी सिर्फ ओनली आफ्टर द रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर उसे लिख के बताएगा कि तब उसके बाद ही रिटर्न, यहाँ इसको आप याद कर लेना, रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर अगर आएगी तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे या रिन्यू करेंगे कोई भी पब्लिक डिपॉजिट को। ठीक है, एक अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करके रखना। डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है एनबीएफसी को, ताकि कुछ भी उनके हर डिपॉजिटर का डाटा आना चाहिए, उसमें क्या क्या हमने उनके सपोर्टिंग रिसीट्स हैं उसके। ठीक है, और उसमें मेनली क्या देखते हैं, क्या उनको रेगुलर पेमेंट हो रही है या नहीं, जो ड्यू डेट्स को अगर मान लो कोई डिले वगैरह हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो, डिले के रीजंस को रिकॉर्ड करो, डिफॉल्ट डिले और एक्चुअल डेट क्या है हमारी पेमेंट की उसे करो। तो ये था पॉइंट, बहुत कंसाइज वे में आपको मैंने बताया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जहां पे आप देखो कि हमने पहले देखा कि जो भी हमें आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है प्रूव लिक्विड एसेट्स में ही किया है एनबीएफसी ने। ठीक है, और वो भी सेफ कस्टडी में हमारी वो लॉज है, यानी हमने जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट दी है। नेक्स्ट, एनबीएफसी को जो भी अपनी रिटर्न्स है प्रिस्क्राइब वो टाइमली मैनर में दे रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है इन केस एनबीएफसी अगर पब्लिक डिपॉजिट या वो होल्ड नहीं करती ना एक्सेप्ट करती तो चेक करेंगे कि क्या उसके, अब ये जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं इन दोनों में ही ना बीआर पास होता है। ठीक है, देखेंगे कि बीआर पास हो गया है नहीं एनबीएफसी, वो कहते हैं ना तो हमने अभी तक एक्सेप्ट किया है ना ही हम आगे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट बीआर जो पास होगा वो है कि हम सिर्फ ग्रुप कंपनीज के ही इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम बताएंगे, हम अपनी इस चीज के रिगार्डिंग बीआर पास होगा, नेम्स ऑफ द कंपनीज बताएंगे, साथ के साथ वो बताएंगे कि जो ग्रुप कंपनीज हम आर रिक्वायर्ड टू गिव अ फर्दर, हम एक चीज और बताएंगे कि फर्दर अंडरटेकिंग कि हम कुछ ऐसी स्पेसिफाइड ट्रेड्स हैं हमारे शेयर सिक्योरिटीज में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना हमने अभी तक उनका एक्सेप्ट किया है और ना हम आगे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द मोबिलाइजेशन। होप ये आपको मतलब अब इनका मीनिंग क्लियर होगा। पहले जो पॉइंट था वो था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर, दूसरा पॉइंट आ गया कोई भी पेमेंट हमने करनी है एक्सेस में नहीं करनी। तीसरा है अगर अपन ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है ना या रिन्यू करना है तो हमें डिपॉजिटर आके रिटर्न एप्लीकेशन देगा तभी कर सकते हैं। एक हम डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करेंगे, क्यों करेंगे, हमने टाइमली पेमेंट कर दी, सभी का रिकॉर्ड आना चाहिए वहां पे, ये सारी। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, आप ये पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को। मेनली मैं आपको ये कहूंगी यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है। देन 2 पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ पे बीआर पास होगा, एक आपका है कि टाइमली मैनर में प्रिस्क्राइब रिटर्न्स जो है वो सबमिट हो रही हैं या नहीं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में मैं आपको यहाँ पे साइड पे कुछ मार्किंग्स करवा रही हूँ जिससे आपके लिए पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में है कंप्लायंस की बात, दूसरे पॉइंट में है पॉलिसी की बात, थर्ड पॉइंट में है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद प्रोविजन की बात, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे एनपीए के रिगार्डिंग है, ये भी एनपीए के रिगार्डिंग है, ये तो है एनपीए की इनकम के रिगार्डिंग, और ये है हमारा कॉन्टिन्यूटी के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि ऑडिटर क्या चेक करेगा प्रूडेंशियल नॉर्म्स के रिगार्डिंग कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग होते हैं, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमारी एसेट रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, ये सब पॉइंट्स के रिगार्डिंग होते हैं। अब ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर हमने जैसे भी लोन्स ग्रांट करने हैं कुछ भी उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई है या नहीं। देन अब ऑडिटर देखेगा, बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा कि एनबीएफसी ने कंप्लाई किया प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ या नहीं, कंप्लायंस देखेगा। मेनली वो क्या देखना चाहता है कि प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं हमारे एडवांसेस और ये यानी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस कैसे भी, और उनके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया है या नहीं। तो आप जो भी टॉपिक होता है ना उसका क्रक्स निकाल के उसको इजी वे में कैसे हम याद करें
क्या उसका मेन ऐसा पॉइंट पकड़े कि हमें याद रहे, तो उस चीज को देखा करें। देन एनपीए को इनकम हमें पता है, जो भी असेट हमारी एनपीए क्लासिफाइड हो जाती है, वी कांट इन रिकॉग्नाइज एन इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, जब तक वो एक्चुअली रियलाइज नहीं हो जाती। तो ये बात है, वो लेके नहा गए हूँ। देन और लास्ट पॉइंट है कि अगर मान लो पिछले साल जो चीज एनपीए हुई थी इन द प्रीवियस ईयर, वो कंटिन्यू है इस साल भी, अगर मान लो अगर उसको सेम अब एनपीए नहीं ट्रीट किया जाता, तो ऑडिटर प्रोसेसेस लगाएगा, एग्जामिन करेगा कि क्या पता वो रेगुलर हो गया हो, मतलब उसे पेमेंट आ गई हो, उसको रिन्यू कर दिया हो, एंड द सेम कैन बी ट्रीटेड एज परफॉर्मिंग एज पर दी डायरेक्शंस। तो ये था, ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स का। ये टॉपिक अब पहले जितना वाइड था, अब इसको उतना ही कंसाइज कर दिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। बहुत ही लिमिटेड सा टॉपिक हमारे पास ये रह गया है। मेनली यहाँ पे क्या देखिए, जो भी हमारे इन फ्रॉड्स की क्लासिफिकेशन है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग बताई गई है। क्या आते हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग हमारा फ्रॉड डिस्क्राइब्ड है, क्लासिफाइड है। देन फ्रॉड जो भी फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स लेके या नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स करके फिक्टिशियस अकाउंट बना के, ये जो उसके रिगार्डिंग। देन क्रेडिट फैसिलिटीज अनऑथोराइज जो बंदे ने कर रही उसके रिगार्डिंग, कैश शॉर्टेजेस या नेग्लिजेंस वो उसके रिगार्डिंग। मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो डी और है एफ। देन चीटिंग, फॉर्जरी करके, इरेगुलरिटीज इन द फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, कोई अदर टाइप ऑफ फ्रॉड भी यहाँ पे हो सकता है। डीएफ मैंने आपको क्यों कहा कि इसको फर्दर आके डिस्क्राइब किया गया है। देखो जहाँ पे नेग्लिजेंस शॉर्ट यानी कैश शॉर्टेज और फॉरेक्स को डीएफ आर टू रिपोर्टेड एज फ्रॉड करते हैं इफ द इंटेंशन टू चीट या डिफ्रॉड इज, अगर मान लो इसको हम फ्रॉड तो बना ही देंगे, हम इसको रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड कर देंगे, अगर इसके ऊपर सस्पेक्शन आ गई या प्रूव्ड हो गया, मतलब उसके ऊपर इंटेंशन जो थी वो सस्पेक्ट हो रही है या प्रूव्ड हो गई। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फ्रॉडुलेंट जो इंटेंशन होती है ना तो वो सस्पेक्ट हो पाती है और ना ही वो प्रूव्ड होती है। उस टाइम पे हम फ्रॉड को कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। देखो अगर मान लो जिस बंदे के पास कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑब्वियसली उसी बंदे ने फ्रॉड किया है इस चीज का, जो पर्सन हैंडलिंग कैश था। अगर वो बंदा बता देता है कि कैश की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने ज्यादा लिमिट लगाई है कि अगर 10,000 से ज्यादा कैश की शॉर्टेज होगी तो ही हम उसे फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो उस बंदे ने नहीं रिपोर्ट किया कि कैश की शॉर्टेज हो रही है और वो मैनेजमेंट ने डिटेक्ट किया या ऑडिटर ने डिटेक्ट किया या कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आया था उसने डिटेक्ट किया, तो उस केस में ये लिमिट कम कर दी कि अगर 5,000 का भी कैश शॉर्टेज मिली तो उसे हम फ्रॉड बना देंगे, वो फ्रॉड रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट थे। अब आता है ऑडिट चेकलिस्ट। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करवाती रहूंगी। ऑडिट चेकलिस्ट, सबसे पहला तो पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट याद कर लेना यहाँ पे कि फिजिकली वेरीफाई करेंगे हमारे पास जो भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज है, उसके सर्टिफिकेट्स इशू हो जाते हैं उन सबको। अगर मान लो किसी के पास अगर हमने सिक्योरिटी आगे लॉन्च भी की हुई है तो उससे हम सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, वेदर एनबीएफसी हैज नॉट एडवांस एनी लोन्स अगेंस्ट द, अगर अपने खुद के शेयर्स के अगेंस्ट तो नहीं उन्होंने कोई लोन्स वगैरह या प्रॉपर्टी अपने लोन्स इशू कर रखे हैं। देन नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, हम अब लिस्ट ऑफ सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज को फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑब्टेन करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इनमें करी है या नहीं एंटिटी ने, एसर्टेन करेंगे बेसिस फॉर अराइविंग एट द प्राइस पेड, यानी हम उनसे लिस्ट ऑब्टेन कर लेंगे कि कहाँ पे हम उनसे लिस्ट ऑब्टेन करेंगे कि कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज में। ठीक है, देखेंगे इन्वेस्टमेंट, वेरीफाई करेंगे कि उन्होंने सच में की है या नहीं इस साल में, और वो कैसे उन्होंने प्राइस कैलकुलेशन यहाँ पे की। द नेक्स्ट इज 9th पॉइंट, एन ऑडिटर विल हैव टू असरटेन AS 13 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, फेयर वैल्यू, उन सबको कंप्लाई किया है नहीं AS 13 के रिक्वायरमेंट्स को। द नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास ये पॉइंट, वेरीफाई करेंगे कि जो चार्जेस रिसीव्ड या पेड ऑफ द सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज को प्रॉपरली हम चेक यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आता है 14th पॉइंट, एन ऑडिटर शुड एग्जामिन हर लोन या एडवांस को प्रॉपरली सैंक्शन था या नहीं, सैंक्शन प्रॉपरली हुआ था या नहीं, उस चीज को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कंडीशन जो भी अटैच थी उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, वो सब बातों को चेक करेगा यहाँ पे ऑडिटर। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, अब मान लो हमारे पास जो भी आउटस्टैंडिंग हमारे पार्टीज के
अकाउंट्स पड़े हैं तो बैलेंस कंफर्मेशन हम उनसे मांगेंगे, हमारी कंसर्न पार्टीज से। यहाँ पे अब हम यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट्स और कवर करेंगे, 19th एंड 20th कि अब ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि एनबीएफसी का पास एडिकेट सिस्टम ऑफ प्रॉपर अप्रेजल है या नहीं, यानी कि अगर उनको प्रॉपर अप्रेजल और फॉलो अप, अगर उससे पेमेंट नहीं आ रही तो रिकवरी कैसे करवा रहा है, रिमाइंडर्स भेज रहा है या नहीं, ये सारी बातें वो देखेगा। एनालाइज करेगा कि ट्रेंड ऑफ रिकवरी क्या है हमारी इनसे, दैट द एनबीएफसी डज नॉट, मतलब ताकि उनके एक सिस्टम, प्रॉपर एडिकेट सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, ताकि उनके पास एकदम से एनपीएस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ ना जाए। लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स प्रॉपर हो रही है या नहीं, प्रोविजंस प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये सारे पॉइंट थे रिगार्डिंग कि हम ऑडिटर की चेकलिस्ट, ऑडिटर कैसे चेक करेगा इन सभी पॉइंट्स को, तो ये आप कंसीडर कर लेना। अब नेक्स्ट आता है ऑडिटर की ड्यूटी क्या है। टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि मेनली ये है रिपोर्टिंग के ऊपर रिक्वायरमेंट्स, कैसे कैसे क्या क्या रिपोर्टिंग होगी। देखो, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, जैसे सेक्शन 143 आपको बताता है कंपनीज एक्ट का कि आपको जो है शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स और ऐड कर दी कि ऑडिटर को आरबीआई को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो बेसिकली ये पैरा इसी से डील करता है सारा कि हमें कि इन दोनों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी और आरबीआई को भी रिपोर्ट करनी है कुछ केसेस में ऑडिटर को। तो यानी ऑडिटर की रिपोर्टिंग का स्कोप यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर आरबीआई डायरेक्शंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो पॉइंट क्या आता है कि जो आरबीआई है ना, उन्होंने एनबीएफसी के रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं ऑडिटर को की है, ऑफ एवरी एनबीएफसी के हर ऑडिटर को, यानी ऑडिटर को उन डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन शैल अप्लाई टू एवरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी, जैसा हमने बताया है सभी को इशू की है और हर ऑडिटर को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, वो अप्लाई सब पे होती है। देन थर्ड, अब यहाँ पे इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ऑडिटर को ना एडिशनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या सेपरेट पॉइंट्स होंगे, क्या उसके स्ट्रक्चर होंगे, वो हमें पैराग्राफ 3 और 4 में बताया गया है। चलो, मैं आपको यहाँ पे 3 और 4 पैराग्राफ का एक ओवरव्यू देती हूँ। जो पैराग्राफ 3 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 हिस्से आते हैं, 4 टाइप की इंफॉर्मेशन आती है, 4 टाइप की एप्लीकेबिलिटी, यानी 4 पार्ट्स हैं उसके। पहला क्या है, पहला सभी एनबीएफसी को लगता है। दूसरा क्या है, सिर्फ उन्हीं एनबीएफसी को जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट होल्ड करती हैं। तीसरा किसे लगता है, जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। लास्ट लगता है जो एग्जम्प्टेड हैं, इन केस कंपनी को सीओआर यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं हमारे पैराग्राफ 3 में। तो पहला है सभी एनबीएफसी के लिए लगेगा, यानी ये पार्ट जो है, ये रिपोर्टिंग जो है सबके रिगार्डिंग होगी। दूसरा सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जो। थर्ड यहाँ पे है जो नॉन एक्सेप्टिंग है। लास्ट इज जो एग्जम्प्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जो यहाँ पे ये डील करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अरेंज करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर आप बिना वैलिड सर्टिफिकेट के काम करते हो एनबीएफसी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज वाले, तो ये एक ऑफेंस है, तो आपको सीओआर ऑब्टेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है वो पॉइंट है वो एक्टिविटी के ऊपर है। यहाँ पे आप ये सब चीजें मार्क कर लेना, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अगर मान लो जिस कंपनी के पास सीओआर तो है, तो वो सिर्फ वो ही काम, प्रिंसिपल बिजनेस जो उसकी क्राइटेरिया में आइडेंटिफाइड है वो ही काम वो कर पाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है नेट ओन्ड फंड्स के ऊपर। ठीक है, एनबीएफसी इज मीटिंग द रिक्वायर्ड एंड, मतलब वो देखिए नेट ओन फंड क्राइटेरिया, इसके ऊपर एक तरीके की रिपोर्टिंग जारी की मेंटेन किया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है, अब हर एनबीएफसी को ना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने स्टैट ऑडिटर से। सर्टिफिकेट बाय सीए लेगा, सर्टिफिकेट बाय सीए लेगा, दैट इट इज एंगेज कि किसके रिगार्डिंग, कि मैंने बिजनेस ऑफ एनबीएफसी वाला ही काम कर रहा हूं जिसके लिए मुझे सीओआर मिला है और मैं इसके लिए एलिजिबल भी था। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है रिगार्ड विद दिस रेफरेंस, वो क्या बताएगा इसमें कि कंपनी की क्या पोजीशन है एज पर द बैलेंस शीट, ये चीज बताएगा। और ये चीज जो है, ये रिपोर्ट जो है
वो सबमिट होती है हमारे आरबीआई को, रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनबीएफसी सुपरविजन को होती है, जहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। कब तक होती है ये, या तो विद इन 1 मंथ ऑफ द फाइनलाइजेशन, जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है, नहीं तो नॉट लेटर देन 30 दिसंबर उस साल के, यानी जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल होगी उसके 1 महीने के अंदर भेज दो, या फिर लेटर टू लेटर 30 दिसंबर तक ये जा सकती है। किसको जाएगी, हमारे जो भी हमारा रीजनल ऑफिस का डायरेक्टर है, जहाँ पे हमारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। तो ये थे पॉइंट्स, 3 पॉइंट है यहाँ पे कि सारी एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट, एक्टिविटी वाला पॉइंट, या फिर नेट ऑन फंड्स का पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। फिर है एक सर्टिफिकेट जो सीए बना के देता है, उसमें वो अपनी पोजीशन के रिगार्डिंग बताएगा कि ये एलिजिबल थे या नहीं, वो अपना बिजनेस परफॉर्म करें, यानी 1 मंथ। मेनली यहाँ पे एमसीक्यू पर्पस के लिए आप यहाँ को ये डेट्स का ये क्राइटेरिया याद कर लेना। अब जो ये पॉइंट आता है, ये सिर्फ एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में ही जो ये पॉइंट आएगा। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्क करवा देती हूँ जो आपको एंड टाइम तक यही पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर आप कुछ पर्टिकुलर, अगर ये क्वेश्चन आगा तो 4-5 नंबर कुछ ऐसे में आएगा, अगर आप 7-8 पॉइंट भी याद कर लो तो इट इज मोर देन इनफ। सबसे पहले हम यहाँ पे याद करेंगे सेकेंड पॉइंट को, पब्लिक डिपॉजिट। जो उन्होंने कहीं, जो अब हमने वहां पे देखा था मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनको क्वांटम बताती है कि कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट, तो कहीं वो उससे एक्सेस तो नहीं है पब्लिक डिपॉजिट जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये सारा पॉइंट बताएंगे। देन हमारे पास यहाँ पे आता है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में हम देखेंगे कंपनी ने कोई उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगती थी कि अगर हम पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर ले तो उसको कहीं वॉयलेट तो नहीं कर दिया। देन आता है कि उन्होंने डिपॉजिटर्स की पेमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया, उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में, प्रिंसिपल के पेमेंट में कोई भी पेमेंट ने डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया। देन हम ये देखेंगे कि कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स की रिकॉग्निशन, देन प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे 10th पॉइंट को, वेदर कंपनी ने आरबीआई को जो भी रिटर्न्स फर्निश करनी थी वो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड कर दी या नहीं, रिटर्न्स एंड डिपॉजिट। नेक्स्ट ये तीनों पॉइंट हम कवर करेंगे। वेदर द कंपनी इज फर्निश, आरबीआई को स्टिपुलेटेड पीरियड में क्वार्टरली रिटर्न जो हमने देखी थी वो सबमिट करता है, वो कर तो नहीं कर दी प्रूडेंशियल नॉर्म्स के रिगार्डिंग। देन हम देखेंगे यहाँ पे अगर जो भी नई ब्रांचेस खुली या फिर ऑफिसेज खुले डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, या कोई हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांच क्लोज हो गई तो उसके रिगार्डिंग हमें और हमारे आरबीआई को इन्फॉर्म इंटीमेट करना पड़ेगा, या हमने अगर कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट्स के साथ और उसे आरबीआई को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलो चलिए, ये सारे पॉइंट्स थे जो एक्सेप्ट करते हैं हमारे पब्लिक डिपॉजिट। एक पॉइंट हमने देखा कि क्वांटम ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट एक्सेस ना कर रहा हो। देन कोई रिस्ट्रिक्शन अगर थी कि आप पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करें, उसे वॉयलेट ना करें, डिपॉजिटर्स की पेमेंट में डिफॉल्ट ना हो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई किया है, और रिटर्न जो है हमारी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरबीआई को जो हम सबमिट करते हैं वो स्टिपुलेटेड टाइम में हो, क्वार्टरली रिटर्न प्रूडेंशियल नॉर्म्स के पास वो भी टाइम पे हो रही हो, एंड अगर कोई न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, क्लोजर हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट हो रहा है तो उसके साथ भी हमने कंप्लाई किया है हमारी रिक्वायरमेंट जो एनबीएफसी डायरेक्शंस में है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास नोट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स का टॉपिक। तो इसमें भी हम सबसे पहले पहला पॉइंट करेंगे, ये है बीआर। हम देखेंगे डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था या नहीं कि हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको मैंने पीछे भी कवर करवाया था कि वहां पे दो जगह पे बीआर पास होते हैं कि अगर उन्होंने बीआर पास कर दिया हमने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है कि अगर उन्होंने वेदर द कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग, अगर देखो ये नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट थी, पहला उनके पास बीआर पास होना जरूरी था। अगर उन्होंने फिर भी कोई एक्सेप्ट कर ली पब्लिक डिपॉजिट तो वो भी बता दो कि कंपनी ने कहीं कर तो नहीं ली। ये पॉइंट सिमिलर है जैसे हमने पीछे कवर किया, कंप्लाई किया या नहीं उन्होंने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो आता है ये है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वालों के लिए कि अगर वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो है एनबीएफसीज, ठीक है, उनके रिगार्डिंग उनको कैपिटल एडिगेसी रेशियो जो मैंने आपको बताया था कि उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, लाइक 15% ईयर 2
टीयर 1 कैपिटल उन्होंने मेंटेन करके रखी है या नहीं, अगर वेदर द कंपनी हैज फर्निश्ड टू पब्लिक और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स या कुछ भी ऐसा वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, यानी एक तरीके से स्टेटमेंट फर्निश हुई है या नहीं, स्टेटमेंट फर्निश हुई है या नहीं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये था सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए। देन आता है एनबीएफसी जो करेक्टली क्लासीफाई हुई हैं एज एनबीएफसी एमएफआई, उनको डिफाइन, यानी वो करेक्टली क्लासीफाई हुई थी या नहीं, सही क्लासीफाई हुई थी या नहीं, क्योंकि अगर वो एमएफआई है तो उनके ऊपर वेरियस ऐसे प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। अब लास्ट जो इसके केस में हम देखेंगे वो है एनबीएफसी जो एग्जम्प्ट होती हैं हमारे रजिस्ट्रेशन से। अपार्ट फ्रॉम द मैटर जो A1 में हमने पॉइंट देने हैं वो तो हमने मेंशन करने हैं, जहाँ पे कंपनी को एक तरीके से ना, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी होती उनको ना आरबीआई जो है वो एक एडवाइस देता है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या स्पेसिफिक एडवाइस ले ली थी या नहीं आरबीआई से, अगर जब जहां पे उनको सीओआर ऑब्टेन नहीं है तो ऑडिटर क्या देखेगा कि वो ऑडिटर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट द कंपनी कंप्लाई कर रही है ये जो भी स्टिपुलेटेड एडवाइस में हमें बताया गया है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट में तो आपको सिर्फ रीजंस बताने हैं, एक पॉइंट में आपको फैक्ट प्लस रीजंस बताने हैं, ठीक है। अगर ऑडिटर को कुछ भी ऐसी अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो ऑडिटर को क्या, जो भी उसको रीजन जो भी थे उसके रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी नॉन कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर उस चीज को रिपोर्ट करेगा। लेकिन जहां पे ऑडिटर अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन है तो उस केस में उसमें फैक्ट के साथ साथ रीजंस को भी वो अपने रिकॉर्ड करेगा। तो ये था 4th पैराग्राफ। लास्ट जो पैराग्राफ आता है 5th पैराग्राफ, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है, कुछ केसेस में है ऑडिटर को किसको सबमिट करनी है, आरबीआई को। हमने डायरेक्टर्स वाला पॉइंट पढ़ लिया। जो पहला पॉइंट आता है वो डील करता है वेयर इन केस ऑफ एनी एनबीएफसी द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी, मतलब जो भी पैराग्राफ में अगर कोई भी 3 में गड़बड़ हो रही है, अनफेवरेबल अनक्वालिफाइड चीज ऑडिटर के उसके साथ हैज नॉट, अगर उन्होंने कंप्लाई किस वजह से नहीं किया, इन तीनों चीजों के साथ अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया तो ऑडिटर आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। प्रोविजंस, इस चैप्टर के प्रोविजंस के साथ एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर जो डायरेक्शंस लगते हैं जो डिपॉजिट टेकिंग होती है उनके ऊपर, या एनबीएफसी नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के अगर इन्हीं प्रोविजंस के साथ ऑडिटर अनफेवरेबल ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो उस चीज को वो आरबीआई को भी रिपोर्ट करेगा, यानी रीजन बता रहा है उसे, उसमें वो डिटेल बताएगा कि क्या क्या वो चीजें हैं जो जिसकी वजह से मुझे अपने रिपोर्ट ये है देनी पड़ रही है। यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी ना सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस देने की है, वो कंप्लायंसेस नहीं बताने बैठ जाएगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट शैल नॉट कंटेन की सिस्टम यहाँ इन्होंने कंप्लाई किया या नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस के ऊपर रिपोर्ट जाएगी। अब ये अगेन अमेंडेड टॉपिक है क्योंकि कारो 2020 आ चुका है, तो अब सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट आता है ये इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग है। वेदर ड्यू, अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारी एनबीएफसी ने की है तो उसके रिगार्डिंग है, कारो के अंदर भी रिपोर्टिंग जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड गारंटी सिक्योरिटी या कुछ भी ऐसी लेके, तो अगर ये ऐसा है तो वेदर इन्वेस्टमेंट या गारंटी जो भी हमने एंटर की कुछ भी वो एंड कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्री जुडिशियल नहीं होने चाहिए, यानी कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम लोन्स या एडवांसेस हम इशू कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट होना चाहिए, और रीपेमेंट या रिसीट जो भी है वो रेगुलर होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम गारंटी लोन एडवांसेस दे रहे हैं वो कंपनीज इंटरेस्ट के रिगार्डिंग प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है जो भी हम रीपेमेंट का शेड्यूल बनाएंगे प्रिंसिपल्स का या इंटरेस्ट की पेमेंट का, वो एक तो शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए और रेगुलर पेमेंट उनसे आनी चाहिए। अगर मान लो कोई भी अमाउंट ओवर ड्यू रहा है तो हम टोटल अब जो भी 90 डेज के से ज्यादा ओवर ड्यू रहा है तो उसको हम अलग से बताएंगे, और रीजनेबल स्टेप्स उसकी रिकवरी के लिए क्या हमारी कंपनी ले रही है तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। अगर मान लो कोई भी ऐसा, ये अलग से एक डिस्क्लोजर जा रहा है, अगर कोई ऐसा लोन है जिसके रिगार्डिंग हमने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट नहीं बनाया था या ना रेडी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया, या फिर हमने उसको रीपेबल ऑन डिमांड है, तो उसको अलग से डिस्क्लोजर जाएगा कि उसकी कितनी ऐसी एग्रीगेट अमाउंट का लोन है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द लोन बताएंगे परसेंटेज फॉर्म में बाकी टोटल जो एडवांसेस हैं लोन्स के कंपैरिजन में, और उस लोन को भी बताएंगे एग्रीगेटली जो प्रोमोटर्स को या फिर रिलेटेड पार्टी को इशू हुआ है। यानी यहाँ पे मेनली वो बता रहे हैं जिसके रिगार्डिंग कोई भी रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं है या फिर वो रिलेटेड पार्टी को या प्रोमोटर्स को हमने लोन दिया है, ग्रांट किया है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो है कि वेदर द कंपनी को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी या नहीं, एंड वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। ठीक है, अगर जो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एनबीएफसी या अगर उनके पास विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जो कंडक्टिंग यानी एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज अगर वो बिना सर्टिफिकेट के काम तो नहीं कर रही, अगर कोर इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं यानी मेन काम जिनका इन्वेस्टमेंट का होता है, ठीक है, अगर ऐसी कुछ है तो वो कंटिन्यू कर रही है, उसी क्राइटेरिया में रह के काम कर रही हैं। ठीक है, इन केस द कंपनी इज एग्जम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड है अगर वो सीआईसी, तो क्या वो अभी भी वो कंटिन्यू कर रही है अपना क्राइटेरिया या नहीं। अगर हमारे ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो इंडिकेट कर दो नंबर ऑफ सीआईसी कितनी है जो हमारे ग्रुप का पार्ट है। एक ये टॉपिक आता है इंडियस का। इंडियस को फॉलो करना एनबीएफसी के लिए कब कब मैंडेटरी हो गया। 1 अप्रैल 18 से वो एनबीएफसी जो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडियस। 1 अप्रैल 19 के बाद ये आपको यस ऑफ कोर्स ये आपको डेट्स याद करनी है और ये आपको लिमिट भी याद करनी है। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी अदर लिस्टेड एनबीएफसी या अनलिस्टेड एनबीएफसी जो बच गई हैं, अगर उनकी जो नेटवर्थ है 250 करोड़ या उससे 250 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ तक है, ऑब्वियसली 500 करोड़ वाली तो पिछले साल से ही करने लग गई थी, तो उसके रिगार्डिंग उनको इंडियस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेटवर्थ आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एसएफएस देख के, एसएफएस देख के आप ये भी आप पॉइंट पक्का कंसीडर करना। और जो हम उनकी जो नेटवर्थ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट को देखेंगे, या फिर अगर मान लो उसके बाद अगर वो एस्टेब्लिश हुई होंगी तो जो भी फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इट इज नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट। लास्ट जो टॉपिक आता है डिफरेंस का, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे नए ऐड किए गए हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। जो एनबीएफसीज के ऊपर लगता है वो है डिवीजन 3, जो अदर देन एनबीएफसी जो नॉर्मल कंपनीज के ऊपर लगता है वो डिवीजन 2 है। ठीक है, वैसे तो इनकी ये बात जो हो रही है वो प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स की रिगार्डिंग हो रही है, दोनों का सिमिलर है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन में फ्रेम अप हो चुका है, तो चांसेस हैं हाँ रिपीट हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। एनबीएफसी को अलाउड होता है कि अपनी जो भी देखिए जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड को दिखाती हैं, लाइक करंट, नॉन करंट, ये, लेकिन ये दिखा सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी विच इज नॉट अलाउड टू अदर कंपनीज। ठीक है, पहला पॉइंट आपके लिए ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यही है, एनबीएफसी को जो अपनी क्लासीफाई करनी होती है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में करते हैं, बल्कि जो अदर कंपनीज होती हैं वो करंट और नॉन करंट में करती हैं। तो ये पॉइंट था हमारे, हम लिक्विडिटी में दिखाएंगे या आइटम्स को क्लासीफाई करने के ऊपर। जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है कि इनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है सिर्फ उन्हीं हमारे एक्सपेंसेस का या इनकम्स का जो कि एक्सीड करते हैं 1% ऑफ द टोटल इनकम से। लेकिन डिवीजन 2 के केस में क्या होता था, जो एक्सीड करते हैं 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर 10 लाख विच एवर इज हायर से, तो जस्ट 10 लाख वाला पॉइंट यहाँ पे डिफर करता है। नेक्स्ट आता है एनबीएफसी को सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है अगर उन्होंने कोई भी उनके रिसीवेबल्स हैं यानी डेट अगर उन्होंने लेना है एक किसी एलएलपी से जहां पे उनका डायरेक्टर जो है वो पार्टनर है या मेंबर है, तो उस एलएलपी का सेपरेटली उन रिसीवेबल्स का डिस्क्लोजर जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स आते हैं मेनली। उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ शोइंग ओनली एज पार्ट ऑफ नोट्स, यानी जो भी उनको अलग से जैसे हम नोट्स जो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उनको रेवेन्यू और ऑपरेशंस और अदर ओसीआई को भी अलग से दिखाना पड़ेगा। पीएनएल में सिर्फ नोट्स में दिखा के बात नहीं बनेगी। सेपरेट डिस्क्लोजर जाएगा उस ट्रेड रिसीवेबल्स का यानी डेटर्स का जिनके अंदर क्रेडिट रिस्क एकदम से बढ़ गया, यानी हो सकता है वो उनको लॉसेस हो गए उनके बिजनेस या क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया हो उनका, तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया हो। कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस अटैच्ड, अगर जो भी हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बताए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ ऐसी कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे इन द नोट्स जो भी जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग वो है।
तो ये था हमारा एनबीएफसी का चैप्टर। होप ये आपके लिए अब थोड़ा इजी हो गया होगा याद करना। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए। आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप अपनी वहाँ पे भी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। मोर ओवर वहाँ पे मैं अपनी कुछ ना कुछ अपडेट्स देती रहती हूँ और एमसीक्यूज पूछती हूँ जिससे आपकी चैप्टर की नॉलेज और एनरिच होती है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो। थैंक यू।